संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर किस तरीके से कानून का शिकंजा कस रहा है, आज आपको यह भी देखना चाहिए। संभल में हुई हिंसा के मामले में आज जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी ने पूछताछ की। पूछताछ संभल के नखास थाने में हुई। बर्क अपने साथ वकीलों की फौज लेकर थाने पहुंचे थे। संभल हिंसा में बर्क की भूमिका को लेकर सवाल जवाब किए गए। संभल हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर में बर्क का भी नाम है। जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ को देखते हुए संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया जिसमें कहीं कोई बवाल ना हो सका। बर्क से पूछताछ जिस एंगल पर हो रही है उससे बर्क की मुश्किलें बढ़ ही सकती है। जियाउर रहमान बर्क से करीब 2.5 घंटे की पूछताछ हुई है। बर्क से जामा मस्जिद के सदर जफर को लेकर सवाल हुए। हिंसा में दूसरे आरोपियों से भी हुई तमाम फोन कॉल और चैट डिटेल पर सवाल पूछे गए। जैसे 19 नवंबर को जब पहला सर्वे हुआ तब बर्क कहां थे, ये उनसे पूछा गया। 22 नवंबर को दिए भड़काऊ बयान का मकसद क्या था। 23 नवंबर को रात 10:01 पर जफर से उनकी क्या बात हुई। क्या जफर ने बर्क के कहने पर पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगाया। क्या बर्क ने जफर को किसी भी कीमत पर सर्वे रोकने का निर्देश दिया था। क्या एसआईटी का कहना है कि जरूरत पड़ने पर जियाउर रहमान बर्क को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। यानी अभी भी बर्क की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, इनफैक्ट और बढ़ ही सकती है। इतना ही नहीं, संभल हिंसा पर पुलिस की केस स्टडी और मस्जिद के सदर के बयान से बर्क फंस सकते हैं। पुलिस की केस डायरी में जफर अली और सांसद बर्क को संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है। आप देखिए कि संभल हिंसा से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का कितना गहरा कनेक्शन है। पुलिस के मुताबिक संभल में हिंसा पहले से ही योजना के तहत करवाई गई थी। जामा मस्जिद के सदर जफर अली से बर्क ने कहा था कि किसी भी कीमत पर सर्वे नहीं होना चाहिए। सांसद बर्क के आदेश पर ही जफर अली ने दंगाइयों की भीड़ जुटाई। दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा को सांसद बर्क का संरक्षण हासिल है। शारिक साठा संभल के उसी दीपा सराय का रहने वाला है जहां सांसद बर्क का घर है। शारिक साठा के कहने पर ही मोहम्मद गुलाम ने संभल में हथियार सप्लाई किए थे, यह भी कहा जा रहा है। पुलिस ने मोहम्मद गुलाम को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसके बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। इधर कांग्रेस का अलग हाल चल रहा है। कांग्रेस खुद को रिवाइव करने के लिए अधिवेशन कर रही है। गुजरात में अहमदाबाद में शुरू हो गया है यह अधिवेशन और यहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। लेकिन आप बैठक की गंभीरता देखिए। अधिवेशन में पहले दिन प्रियंका वाड्रा मौजूद नहीं थी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 35 सदस्य और मौजूद नहीं है। अधिवेशन के पहले दिन कुल 158 लोग मौजूद रहे, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे। गुजरात में कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि यहां से कोई राह निकले। लेकिन यहां भी राहुल गांधी जाति की राजनीति से आगे कुछ नहीं सोच पाए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान भी राहुल गांधी ने यूपी की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि हम जब सत्ता में थे हमने दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण की राजनीति की और ओबीसी को छोड़ दिया, जिसके बाद ओबीसी हमसे अलग हो गया। आज देश में कहीं भी दलित, ओबीसी और मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहे हैं तो हम उनकी आवाज उठाने से झिझकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दलित, मुसलमान और ओबीसी की आवाज बनना होगा। यानी लगातार वही पॉलिटिक्स जो वो बिहार में करके आए थे वही उन्होंने गुजरात में भी दोहरा दिया। वक्फ कानून के विरोध करने वालों में एक नया नाम जुड़ गया है। यह नाम है प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी का, जो खुद को प्रिंस तुसी कहलवाना पसंद करते हैं और कई बार तैमूर भी कहते हैं। खुद मुगलों की जायदाद पर अपना हक जताते हैं। प्रिंस तुसी ने वक्फ बिल पर सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज कर दिया। प्रिंस तुसी का कहना है कि वो वक्फ की लड़ाई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएंगे, मतलब यहां नहीं, सीधा आईसीजे लेके चले जाएंगे। मुगलों के स्वघोषित वंशज प्रिंस तुसी को एक बार सुनिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए। 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 हुकूमत किए। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं। और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान, वक्फ का जब मसला आएगा, वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। भाई आप भी सोच रहे होंगे कि ये प्रिंस तुसी कौन है।
जो पीएम मोदी को ललकार रहे हैं। इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले जरा इनकी धमकी भरी लैंग्वेज देखिए। वो तैमूर के जलवे जलाल की कसम खा रहा है, कह रहा है कि मोदी की लड़ाई तैमूर के साथ है। वक्फ कानून बनाकर मोदी ने तैमूर के खून को ललकारा है। बाबर ने 12,000 फौज के साथ हिंदुस्तान फतह किया। मतलब इन भाई साहब को कॉन्फिडेंस चेक कीजिए भाई। पीएम मोदी को ऐसे ललकार रहे हैं जैसे वाकई में ये कोई मुगल बादशाह हो। दरअसल ये पूरी कहानी हैदराबाद में रहने वाले प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी, खुद को मुगल राजकुमार बताने वाले की, खुद को आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की छठी पीढ़ी का वंशज बताते हैं। कपड़े भी मुगल बादशाहों जैसे पहनते हैं और शहजादों की तरह पहनते हैं। दावा करते हैं कि हैदराबाद की कोर्ट ने उनकी डीएनए रिपोर्ट के आधार पर उन्हें मुगल प्रिंस का तमगा दिया। लेकिन अफसोस कि इतने बड़े मुगल राजकुमार के बारे में नेताओं को कुछ पता ही नहीं। सुनिए अबू आजमी को, जो कह रहे हैं कि प्रिंस तुसी के बारे में तो हमने तो नहीं सुना कभी। नहीं, मैंने पहचानता कौन है ये, लेकिन वक्फ के खिलाफ जो लोग कोर्ट जा रहे हैं उनको कोर्ट जाना चाहिए, मगर इनके बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं है, कौन है क्या मैं नहीं जानता। लेकिन तो कह रहे हैं सर, पूरे देश के 20 करोड़ जो मुसलमान हैं वो अच्छे से इनको जानते हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, इसलिए मोदी जी और शाह को ये चुनौती दी। नहीं, हम फॉलो करते हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को, हम फॉलो करते हैं जमात उलमा हिंद को, हम फॉलो करते हैं जमात इस्लामी को, हम फॉलो करते हैं रजा अकेडमी को। ये लोग जो काम कर रहे हैं उनको फॉलो करते हैं, मैं इनको फॉलो नहीं करता, मैं जानता भी नहीं इनको। मतलब जिस व्यक्ति को कोई पहचानता भी नहीं वो मुगलों का वारिस बनकर घूम रहा है और दावा कर रहा है कि देश का 20 करोड़ मुसलमान उसके पीछे खड़ा है। ये लेवल पे चल रहा है विरोध प्रदर्शन। इंडी गठबंधन का अंदरूनी झगड़ा सिर्फ वक्फ तक सीमित नहीं, बल्कि रायता दूर दूर तक फैलता जा रहा है। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पहले ही शिक्षक भर्ती घोटाले में घिरी हुई है। बीजेपी वहां आक्रामक हो गई है और इस बीच राहुल गांधी ने भी ममता सरकार पर नया बम फोड़ दिया। राहुल गांधी ने बंगाल में शिक्षक भर्ती के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिख दी। राहुल गांधी चाहते हैं कि बंगाल के इस मामले में खुद राष्ट्रपति दखल दे। राहुल गांधी चाहते हैं कि जिन टीचर्स का चयन उनकी योग्यता के आधार पर हुआ था उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति सरकार से इस मामले में दखल देने की उम्मीद है और वो जरूरी कदम उठाए। राहुल गांधी ने यह लेटर ऐसे वक्त में लिखा है जब कल ही ममता बनर्जी ने इस मामले में कुछ टीचर से मुलाकात कर उन्हें मदद का आश्वासन दिया। लेकिन राहुल गांधी बंगाल के इस मामले को सीधे राष्ट्रपति के पास ले गए और वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में जो कांड हुआ है उस पर अब मोदी सरकार दखल दे। ऐसा करके राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की ही मुश्किलें बढ़ा दी। ममता सरकार पहले ही इस मामले में फंसी हुई है। ममता बनर्जी गाये बगाए कह दे रही है कि हो सकता है मैं जेल चली जाऊं, और राहुल गांधी जो है वो इस मामले के पर्दे और ज्यादा खोल रहे हैं। हरियाणा महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद इंडी गठबंधन में सवाल उठाने वालों में ममता बनर्जी सबसे आगे थी और अब राहुल गांधी ममता बनर्जी से शायद अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन में भयंकर लाठी डंडे चल रहे, ऐसी स्थिति, एक दूसरे की पोलें खोली जा रही। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन में जुटे हुए।